अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जूरी मेंबर्स के रूप में उपस्थित सभी गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और मैं हिंदी अध्ययन केंद्र के MA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। Wars have ceased to become effective instrument for achieving political or military objectives. They are too expensive and there is an uncertainty about their outcome. Quote unquote अजीत डोवल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। अगर मैं कहूं तो उनका कहना है कि राजनीतिक या सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करना युद्ध के माध्यम से प्रभावी साधन आज नहीं रहा। दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यताओं और धर्मों में से एक हिंदू धर्म हमारी एक सशक्त वैचारिक शक्ति है जो इसके मूल्यों के कारण इसे वैश्विक बनाती है। हालांकि भारत का सभ्यतागत जुड़ाव कभी भी युद्ध या उपनिवेशीकरण का परिणाम नहीं था, बल्कि विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के साथ विचारों, परंपराओं और संस्कृति के आदान प्रदान का परिणाम। और इसी के फलस्वरूप हमारी भारतीय संस्कृति वैश्विक दृष्टिकोण में कहती है अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और कोविड के दौरान हमने इस उक्ति को चरितार्थ भी किया। प्रत्येक देश को उस संकटकालीन समय पर वैक्सीन उपलब्ध करा। जीवन शैली की विविधता फिर भी मनुष्य और प्रकृति के बीच एक सुसंगत और साझा पहचान बनाने का नाम भारतीय संस्कृति है। इसका सामंजस्य इसकी दर्शन की पहचान है। भारतीय सभ्यता का विचार प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रमाण देता है। इस अर्थ में सॉफ्ट पावर भारत की मूल संस्कृति की जड़ों में समाहित है। बहुत सारी अवधारणाओं की तरह सॉफ्ट पावर की अवधारणा भी पाश्चात्य जगत में हाल ही में शुरू हुई, जबकि भारतीय संस्कृति में अत्यंत प्राचीन है, जिसमें कहा जाता है अशोक की धम्म नीति। धम्म अर्थात एक पाली भाषा का शब्द है ये, जिसका मतलब होता है धर्म। तो धम्म नीति मतलब धर्म के आधार पर विजय प्राप्त करने की नीति। किसी देश की सॉफ्ट पावर तब होती है जब उसकी सांस्कृतिक संपत्ति वैश्विक समुदाय की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरती है। सबसे बड़ा लोकतंत्र होने और मजबूत संस्थानों और नेताओं के साथ साथ भारत के पास विशाल सांस्कृतिक संपत्ति है, चाहे वह योग हो, आयुर्वेद हो, साहित्य, कला, परंपराएं, विभिन्न पद्धतियां, खेल और बहुत सी अन्य भी चीजें। और जब इन्हीं सॉफ्ट पावर्स का प्रचार प्रसार देशों के बीच आपसी सम्मान, साझा समझ और सांस्कृतिक प्रगति के लिए संयुक्त सहयोग को बढ़ावा देने के विचार से किया जाता है, तो यह सांस्कृतिक कूटनीति के रूप में हमारे सामने बनकर आता है। और हमने विश्व को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में अष्टांग योग। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिली तो श्री अरविंदो ने अपने रेडियो संदेश में भारत के 5 सपने देखे, जिसमें चौथा सबसे महत्वपूर्ण संदेश वो देते हैं विश्व को भारत का आध्यात्मिक उपहार। और आज भारत का आध्यात्मिक उपहार अमेरिका और यूरोप के देशों के लोगों को इतना आकर्षित कर रहा है कि वहां के लोग भारत में आकर योग, ध्यान को सीख रहे हैं और अपने देशों में ले जा रहे हैं। ये हमारा सॉफ्ट पावर है, ये हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है। आज कहा जाता है नाउ वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। जैसे जैसे दुनिया अधिक आपस में जुड़ती जा रही है, भारत की संस्कृति प्रत्येक विश्व को एक दिशा और दशा देने का कार्य कर रही है। हमारे अन्य देशों के साथ संबंधों को आकार देने और वैश्विक सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान देने के साथ साथ यूरोपीय संगठन का गठन इस बात को बताता है कि यूरोप में सदियों से चले आ रहे विवाद को हल करने के लिए अगर वो किसी बात को आधार बनाते हैं, वो है बातचीत, और वो इस भावना से भारतीय संस्कृति से प्रेरित होते हैं। द्वितीय विश्व के बाद फ्रांस और जर्मनी के स्कूली बच्चों को एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और साहित्य को समझने के लिए छात्र स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया गया और आज उसके परिणाम चौंकाने योग्य हैं। आज यूरोपियन यूनियन के अंदर सबसे मजबूत साझेदारी अगर किसी की है तो फ्रांस और जर्मनी की। न केवल आध्यात्मिक, धार्मिक या संस्कृति में भारत की सॉफ्ट पावर ने विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन काल में आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर ने गणित और खगोल विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। पश्चिम के लोग यह जानकर अत्यंत चकित होते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े ये सभी लोग धर्म का पालन कैसे कर रहे थे, ये धार्मिक कैसे थे। ऐसे में अटल जी की कविता ध्यान आती है जब वो कहते हैं जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत से सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुना। अज्ञानी मानव को हमने दिव्य ज्ञान का दान दिया था,
अंबर के ललाट को चूमा अतल सिंध को छान लिया। विज्ञान और अध्यात्मवाद की भारतीय अवधारणा में विभाजन की रेखा अत्यंत बारीक है। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज के जीवन पर आधारित हॉलीवुड 2015 की हॉलीवुड फिल्म द मैन हू न्यू इन्फिनिटी में विज्ञान और धर्म के बीच के संबंध को बहुत ही अच्छे तरह से प्रदर्शित किया गया है, जो भारतीय संस्कृति और पहचान का एक सशक्त माध्यम है। यही नहीं, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, हम सब जानते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया। 16 जुलाई 1945 अमेरिका के न्यू मैक्सिको में जब एटम बम का परीक्षण चल रहा था, उस समय एटम बम के सफल परीक्षण के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर मीडिया के समक्ष अपने जो साक्षात्कार देते हैं उसमें गीता के श्लोक को उद्धृत करते हैं, 32वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, काला अस्मि लोक क्षयकृत प्रविद्धो लोकान समारहतु प्रवृत्ता, अर्थात मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। और वे गीता से इतना प्रेरित थे कि सन 1933 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने सिर्फ गीता पढ़ने के लिए विशेष रूप से संस्कृत भाषा सीखी। साथियों, आंतरिक कौशल और प्रौद्योगिकी में भारत की सर्वोच्चता एक विशेष सॉफ्ट पावर और कल्चरल डिप्लोमेसी का उदाहरण है। भारत की क्षेत्रीय कूटनीति को GSAT-9 दर्शाता है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों को अंतरिक्ष सक्षम सेवाएं प्रदान करना है। जीवंत और सांस्कृतिक और सभ्यगत विरासत और दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों के माध्यम से प्रदर्शित भारत की सॉफ्ट पावर एक वैश्विक शक्ति के रूप में दिखती है। और ऐसे में जयशंकर प्रसाद की वो पंक्तियां ध्यान में आती हैं जिसमें वो कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्व को, लोक में फैला फिर आलोक। अगर आज भारत प्रगति कर रहा है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भारत प्रगति कर रहा है, अपितु पूरा देश, पूरा समाज प्रगति कर रहा है। अब मैं आपको भारतीय संस्कृति के वो मूल्य बताऊंगा जिनके आधार पर पाश्चात्य जगत के लोग चौंक जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ वो मूल्य हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। उदाहरण के तौर पर वेस्ट सोसाइटी में कहा जाता है, देयर कैन नेवर बी अ फ्री लंच एंड इफ देयर इज अ फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति मंदिर और गुरुद्वारों में प्रतिदिन प्रसाद के रूप में भरपेट गरीब लोगों को भोजन प्राप्त है। और ज्यादा दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप यूनिवर्सिटी के गेट से 10 कदम चलिए, जलाराम मंदिर आपको दिखेगा, जहां पर प्रतिदिन दोपहर में गरीब लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। सेक्टर 30 में एक गुरुद्वारा है जहां पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है प्रसाद के रूप में। ये हमारी भारतीय संस्कृति में फ्री लंच हो सकता है। वेस्ट में एक बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं एरिस्टोटल। उनकी एक किताब है द नेचर, जो कि वेस्टर्न थियोलॉजी का बेस मानी जाती है। उसमें वो लिखते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। मतलब कि जो प्रकृति के जितने भी वस्तु हैं, जितने भी संसाधन हैं, वो मनुष्य की सेवा के लिए। जबकि हमने कहा माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात ये धरती माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। अगर हम इस विचारधारा से आगे बढ़ते रहे तो हम बताएंगे विश्व को कि हमने पृथ्वी का शोषण नहीं किया, हमने उससे पोषण किया। और ये हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है। और जब पहला मनुष्य अंतरिक्ष में गया यूरी गागरिन 1961 में, तो कहा गया मैन हैज कॉन्कर्ड द स्पेस। जैसे स्पेस हमारा शत्रु था और हमने उस पर विजय प्राप्त कर। लेकिन जब भारत ने चंद्रयान भेजा तो हमने कहा कि बहन पृथ्वी ने अपने भाई चंद्रमा को राखी भेजी। हम सब बचपन में लोरी गाते थे, चंदा मामा दूर के पुआ पकाए दूर के। तो उस उक्ति को चरितार्थ किया भारत के चंद्रयान में। इसी के साथ मैं आपको एक दो और उदाहरण भारतीय संस्कृति से देना चाहूंगा। कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इसी बात पर मुझे महाभारत का वो समय याद आता है जब नागों का राजा अश्वसेन कर्ण के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बाण पर स्थापित हो जाता हूं और तुम उसको अर्जुन के ऊपर छोड़ देना, जिससे मैं उसको डस लूंगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा शत्रु पराजित होगा और मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन उस समय कर्ण क्या उत्तर देते हैं, उसको रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी में बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नरही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो।
ये हमारी सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। मैं एक दो और आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हिस्ट्री ऑफ केरल, जिसमें पद्मनाभ मेनन लिखते हैं कि जब पुर्तगाली केरल के अंदर आक्रमण करने के लिए आते हैं तो केरल के राजा उनको कुछ नियम बताते हैं युद्ध के, जैसे युद्ध एक निश्चित मैदान पर होगा, युद्ध का एक समय होगा, किसी भी आम व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, किसी को लूट खसोट नहीं की जाएगी। उस समय पर पुर्तगाली ये नियम जानने के बाद कहते हैं ये किसी युद्ध के नियम बता रहे हैं, किसी खेल के नियम बता रहे हैं। और उत्तर भारत में राजस्थान उत्तर भारत में राजस्थान में कर्नल जेम्स स्टार्क, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा, भारत के जो हिंदू राजा थे इनके लिए युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं था, वे सिर्फ जय और पराजय के लिए युद्ध लड़ते। आज भारत की सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स की सबसे बड़ी एक्टिव और आर्मीज में से एक है। और इस वक्त एक चीज उल्लेखित करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। India conquered and dominated China culturally for 20 centuries without ever having to send a single soldier across her border. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं HUSHIH, former ambassador of China to USA। और अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की काव्य पंक्तियों से मैं अपने बात को विराम दूंगा। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू ने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।